प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा शुरू हो चुका है और बड़े ही पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें मुफाहमत की उसी तरह से याददाश्तों पर दस्तखत हैं जिस तरह के आम तौर पर एक मुल्क के किसी अहम शख्सियत का दूसरे मुल्क का दौरा हुआ करता है या दो सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात हुआ करती है। तो जिस तरह से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होते हैं वैसे इसमें भी हो रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, कुछ कारोबारी मुआहदे हो रहे हैं, कुछ शायद डिफेंस के हवाले से भी होंगे। लेकिन इसको जिस तरह से इसके ऑप्टिक्स हैं कि जिस अंदाज में वेलकम किया गया, जितना बड़ा ये वफ्द आया है, जिस शाहाना अंदाज में उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इससे लगता है कि शायद चीज़ें कुछ बढ़कर हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं उससे भी। वो क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, उससे बढ़कर क्या है अगर है तो उस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और साथ ही साथ देखेंगे कि इसको हमारे हमसाया ममालिक किस तरह से देख रहे हैं। अगर गवादर बंदरगाह में पर या सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है सऊदी अरब, तो उसको ईरान किस तरह से देख रहा है, उसको मुत्तहिदा अरब अमारात किस तरह से देख रहा है, हमारे दीगर हमसायों की नज़र में वो किस तरह से है। फिर ज़रा कुछ पॉलिटिकली भी देखेंगे कि हमारी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो नाराज़ हैं और नाराज़गी किसी हद तक दुरुस्त भी लगती है कि उन्हें आज किसी भी तकरीब में बुलाया नहीं गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, अपोजिशन के लोगों को बुलाया जाता है। क्यों हुकूमत ने फैसला किया, हुकूमत ने जिस वजह से फैसला किया, क्या वो उज़्र काबिल कबूल है हुकूमत का, वो नुक्ता माना जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब तशरीफ़ रखते हैं। गुल साहब खुशामदीद आपको। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद साहब। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। गुल साहब, सबसे पहले तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कोई खुफिया शराइत नहीं है, कोई खुफिया मुआहिदा नहीं है, जो सामने दिखाई दे रहा है वही है। क्या आप इस पर बिलीव करते हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है वही है और महज उसी वजह से इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? देखिए, उसमें खुफिया शराइत की हमें शायद इस वजह से शक होता है कि गुज़िश्ता हुकूमत में जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पे तनाज़ा शुरू हुआ और उसमें बाद में पता चला कि जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसकी कई शराइत खुफिया रखी गई पार्लियामेंट से और पाकिस्तानियों से, तो शायद उस वजह से ये शकूक शुबहात पैदा होते हैं। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने सबक सीखा होगा। गुज़िश्ता हुकूमत पे जिस अंदाज में तनकीद हुई और जो भी मामलात होंगे उसको कम अज़ कम पार्लियामेंट के सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अगर तो वाकई इस दौरे का मकसद और इमरान खान साहब और उनकी काबीना का मकसद है पाकिस्तान के तवीलुल मायाद मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार करना, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई छुपाने वाली बात है। और वैसे भी अगर सिर्फ़ एक ऑयल रिफाइनरी ही का अगर यहाँ पे मुआहदा हो जाता है, उस पर अमल दरामद होता है, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के आवाम के लिए वो बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। सिर्फ वही एक $7 अरब सालाना उसमें बचत होगी। जी बिल्कुल। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि हमें बस ये दुआ करनी चाहिए कि मुआहदे अगर होते हैं तो उन पर अमल दरामद भी हो और वो हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो अफसरशाही है उसके सुर्ख फीते की नज़र ना हो। आज इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, ये अभी फवाद चौधरी साहब का भी मैंने एक स्टेटमेंट सुनवाया, वो कहते हैं कि कोई फ्री लंच नहीं होता। तो सवाल यह है कि जो यहाँ पर उठा भी कि पाकिस्तान सऊदी अरब को जवाब में क्या दे रहा है? देखें, बात ये है कि ये तो सही बात की, ये फवाद ने कि फ्री लंच नहीं होता, और ये भी हकीकत है कि हर मुल्क का अपना मुफाद होता है और उस मुफाद को सबसे सामने रखते हैं, अहमियत देते हैं। इस खिते में सऊदी अरब एक नई सरमायाकारी कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा, वो हिंदुस्तान में भी कर रहा है। इस दौरे के बाद वो हिंदुस्तान जाएंगे और आपके मुकाबले में ज़्यादा रकम की सरमायाकारी वहाँ पे कर रहे हैं। हम इसलिए खुश हैं कि हमारे इक़्तिसादी हालात अच्छे नहीं हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है ताकि हम जिस खसारे के इक़्तिसादियात से गुज़र रहे हैं उससे हम बच पाएँ। तो इसलिए हम इस किस्म का इस्तकबाल कर रहे हैं और इतनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि पाकिस्तानी वहाँ पे मुलाजमत करते हैं 15-16 लाख। तो आपको पता है कि कोई उनको ऐसी सहूलतें नहीं हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो दूसरे मुल्कों को दी गई हैं और हमें ख़ास तौर पे नहीं दी गई हैं, हमें ख़ास तौर पे दी गई हैं, दूसरे मुल्कों को नहीं दी गई। वहाँ पे पाकिस्तानी आम सिटीज़न के तौर पे ट्रीट होता है। रिफाइनरी की बात करी इम्तियाज़ गुल ने,
बड़ी अच्छी बात है। अगर रिफाइनिंग वहाँ पे लगे और बलूचिस को वहाँ पे नौकरियाँ मिलें, लेकिन क्या बलूचिस्तान की हुकूमत तैयार है? क्या उन्होंने इसकी तैयारी की है कि रिफाइनिंग को चलाने के लिए मुकामी मैन पावर को ट्रेन किया है, ये नहीं किया? फिर ये बहुत खौफनाक मसला उठ खड़ा होगा कि अगर वहाँ पे रिफाइनरी बनती है और मुकामी अगर मैन पावर ट्रेन नहीं है तो साफ ज़ाहिर है कि दूसरे शहरों से लोग जाएंगे। तो वहाँ पे पहले एक बहस चल रही है कि जो गवादर है, अगर यहाँ पे बाहर से लोग ला के रखे जाएंगे तो यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज आएगी, उस पर उनकी बहुत संजीदा रिजर्वेशन है, तो वो हमें भुगतना होगा, वो सऊदी अरब को नहीं भुगतना होगा। और नहीं, बिल्कुल रिजर्वेशन है यार। देखो, हर मामले को संजीदगी से हमें लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो हम नाचना शुरू कर देंगे जी पैसा आ रहा है। अब देख रहे हैं कि कहीं इस पैसे के साथ ईरान के मामलात में जो हमारा रवैया है उसमें तो कोई तब्दीली तो नहीं आएगी, क्योंकि इस खिते के अंदर ये जब भी पैसा आया है इसके साथ शराइत भी आई हैं। अमेरिका ने जो आपकी मदद की है सीटों सेक्टरों के दौर में, उसका आपने भुगतान भुगता है कि जब आपने रूस के ख़िलाफ़ जंग में आपने अमेरिका के फ्रंटमैन के तौर पे अफ़गानिस्तान में एक जंग लड़ी, जिसके खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं और बहुत सारी शक्लों में भुगत रहे हैं। इक़्तिसादी तौर पे भी हम भुगत रहे हैं, लाखों हम गैर मुल्की अपने पाकिस्तान में रखे हुए हैं। अभी तक वो मसला तय नहीं हो रहा, वो मसला उलझता जा रहा है। अभी जो आज ये जो विज़िट हो रहा है इसमें ग़ालिबन ये ख्याल था कि तालिबान का वफद आएगा, उसने ग़ालिबन इनकार कर दिया है। तो इन सारे मसाइल को सामने रख के हमें बात करनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं सऊदी और वो एक इंतहाई मुतबर्रक मुकाम से आते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जैसा उसने कहा फवाद ने, देयर इज़ नो फ्री लंच। और मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि मुल्की मफादात सबसे अहम होते हैं। हमें एहतराम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो और रिफाइनरी की बात एक इसलिए करते हैं कि वो कुछ लेकर आते हैं हमारे लिए। नहीं, आई डोंट एग्री। आई एम नॉट ए बेगर, आई एम नॉट ए बेगर ऑफ दैट पर्सन कि हार आने वाला जो मेरे हाथ में हथेली में पैसे रख दिया मैं उसकी तारीफ शुरू कर दूं और ढंढोरा पीटना शुरू कर दूं। ये हमने करके देख लिया अमेरिका के साथ। आपने क्या मिला अमेरिका में? आपको सिवाय जो कोयलों की दलाली में आपको मिलना कुछ भी नहीं है। और आपका हालत ये है कि आपके बारे में आज भी अमेरिका में बैठ के ये सोचा जा रहा है कि आपके ऊपर सेंक्शंस लगा दी जाएँ, आपसे रियायतें छीन ली जाएँ, जो वादे आपसे किए गए उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। सऊदी अरब इस पूरे खिते के अंदर एक टीम पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को शामिल कर, खुद सऊदिया में एक तब्दीली का एहसास किया जा रहा है कि वो शायद थोड़े से लिबरल होना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। लेकिन मेरे लिए ईरान भी उतना अहम है जितना सऊदी अरब, मेरे लिए कतर भी उतना अहम है जितना सऊदी अरब, मेरे लिए यमन भी उतना अहम है जितना सऊदी अरब, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो मेरी दोस्तियाँ हैं फॉरेन अफेयर की वो ज़्यादातर इस्लामी ममालिक से होंगी। तो मुझे किसी की प्रॉक्सी वार नहीं लड़नी। ईरान के हवाले से मैं इम्तियाज़ गुल साहब जानना ये चाह रहा था कि ईरान सीपैक में अगर सऊदी अरब की शमूलियत हो रही है तो ईरान उसको किस तरह से देख रहा होगा, क्योंकि एक तरफ उसकी चाबहार बंदरगाह भी है, दूसरा सऊदी अरब की जाहिर है अपनी वो इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऑयल के अलावा और जगहों पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो आपके ख्याल में इस पूरी शमूलियत को सऊदी अरब की पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर गवादर में ईरान कैसे देख रहा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तासुर दुरुस्त करना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, दो तरफ़ा या से तरफ़ा या कसीरुल मुल्की ताल्लुकात कोई जज्बात की बुनियाद पे नहीं होते, मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पे नहीं होते, मफादात की बुनियाद पर, मफादात की बुनियाद पे होते हैं। वो मफादात सियासी भी हो सकते हैं, वो मफादात मुआशी भी हो सकते हैं। चीन ने हमारे साथ जो किया है सीपैक की सूरत में, उनके अपने भी बुनियादी इक़्तिसादी मफादात हैं। उन्हें एक एनर्जी कॉरिडोर चाहिए था, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी प्रोडक्शन समंदर के करीब करनी है ताकि यहीं से वो सामान तैयार करके पैक करके जहाज़ों पे लाद के अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप भिजवा दें। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने अपने कौमी मफाद को देखा कि हमें हमारा मफाद किस में मुज़मिर है। तो वो हो सकता है 4-5-6% उनकी जो प्रोडक्शन है वो गवादर इकनॉमिक जोन के ज़रिए हो,
और फिर वहाँ से वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। दूसरा, पाकिस्तान ने अपना मफाद उस वक्त जिन्होंने मुआहदे किए उन्होंने नहीं देखा। मैं ये समझता हूँ उन्होंने एक बुरा बार्गेन किया। चीन का उसमें कसूर नहीं है, हमारे अपने हुक्मरानों का कसूर था कि उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान शराइत कोई नहीं रखी, जो कुछ वहाँ से ऑफ़र किया गया वो उन्होंने कबूल किया। सो यही तो ये बात हाल रज़ाक दाऊद साहब ने जब की थी तो सब उनके दरपे हो गए थे जी कि ये आप ये सीपैक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जी, इसलिए कि उसमें शायद उनके अपने भी कोई मफादात थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हमें इन बातों से मेरा ख्याल आगे जाना चाहिए। और बुनियादी बात ये थी, वो इमरान खान ने या जिस किसी ने भी कहा कि ये कोई स्क्यूड, उसको कहते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी ये चीज़, वो अब हो गई। ईरान भी जो करेगा अपने मफाद में करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपना मौक़िफ़ बदल के पाकिस्तान से कहा कि आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात में हमारी मदद करें। उसको किसी ने यू टर्न नहीं कहा, ठीक है। क्यों? सदर ट्रंप ये समझते हैं कि ये उनके मफाद में है। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को वो काम करना चाहिए जिसकी वो हैसियत रखता है, वो काम करना चाहिए जिससे उसको तवीलुल मआद फ़ायदा होगा। तवीलुल मआद नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को हमेशा माली इमदाद सऊदी अरब ने फ़राहम की है, ईरान ने नहीं की है। ईरानी अब एक मसाइल रखते हैं यूरोप के साथ, ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ ज़ेरे अताब हैं। वो अब ये चाहते हैं कि हम वही काम करें जो उनकी ख्वाहिश हो। उसको कहते हैं एको चैम्बर, कि जो बात वो करें उनको कानों में वही चीज़ पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हकीकत है कि यहाँ पे 75-76% कम अज़ कम आबादी सुन्नी मुस्लिम है। हकीकत ये है कि सऊदी अरब भी एक सुन्नी मुसलमान मुल्क है। तो झुकाव लामहला ख़ास तौर पे इक़्तिसादी नुक्ते नज़र से उसी तरफ होगा जहाँ पाकिस्तान के 2.5 मतलब 25 लाख लोग वहाँ काम कर रहे हैं। कम से कम 5 अरब डॉलर हमें वहाँ से आता है। और तेल अभी फिर जो पैकेज वगैरह ईरान तो हमें कोई पैकेज नहीं दे सकता। एक ऑयल रिफाइनरी का मसला है, 10 साल से अभी तक नहीं हो सका है। पाइपलाइन भी वो बना रहे थे पार्स के फील्ड से, वो इसलिए कि उस पाइपलाइन को जाना था इंडिया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में ये मंसूबा सामने आया था और इसीलिए IPI उसको कहते थे कि ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। तो उसमें हमें पाकिस्तानी आवाम को ये सोचना चाहिए कि हर मुल्क अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करता है। ईरान की जो आपने बात की ये अहम है और इसमें मैं एक मुख्तसर ब्रेक लेकर फिर मैं औरिया साहब के पास जाता हूँ और ये भी उसमें नुक्ता शामिल करना चाहूँगा ईरान के हवाले से, क्योंकि ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान ने ही पिछले साल CBS को एक अमरीकी TV को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान एटम बम बनाता है तो सऊदी अरब फ़ौरन एटम बम बनाने की कोशिश करेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मिसाइल प्रोग्राम में पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब को और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिर शायद एटॉमिक पावर अगर वो बनना चाहता है तो वो क्या पाकिस्तान से मदद चाहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा देखते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ईरान की बात हो रही थी कि ईरान इसको किस तरह से देख रहा है सऊदी अरब की CPEC में शमूलियत को, क्योंकि जाहिर है उनके चाबहार के हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन गवादर के हवाले से पहले से थी, या उसको कोई ख़ास खुशी से नहीं देखता वो इसको। तो आपके ख्याल में इस दौरे को या पाकिस्तान के सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को ईरान कैसे देख रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो बात आपने की थी इससे आपने बात सुनी जी, मैं पूरा देखे सऊदी अरब को यहाँ आने की क्यों जरूरत महसूस हुई या हमें सऊदी अरब की क्यों जरूरत महसूस हुई, ये एक म्यूचुअल किस्म की सूरत हाल है। सऊदी अरब को इकॉनमी के बारे में ये अब तासर मुकम्मल तौर पे बहुत गहरा होता जा रहा है कि अगले 15 साल के बाद सऊदी अरब की इकॉनमी जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अब इस वक्त आप देखें, रूस जो है सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका हुआ है। अगले 2 साल के अंदर अमेरिका रूस से भी ज्यादा तेल पैदा करना शुरू कर देगा और टेक्सास के जो वर्जिन वो हैं वो अपना अभी भी वहीं पड़े होंगे। शेल ऑयल नहीं उनको बहुत ज्यादा उनकी किस्मत बदल दी है। तो अमेरिका का जब इन्हिसार सऊदी अरब पे खत्म होगा तो सऊदी अरब की सिक्योरिटी भी रिस्क पे आ जाएगी, सऊदी अरब की माशियत भी रिस्क पे आ जाएगी, अरामको कहीं और चले जाएगी।
तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर उनको चाहिए है कि उसको जितना पैसा है उसको इन्वेस्ट करे। आपके पास 5-1 करोड़ रुपया अचानक आ जाए, आप 10 लोगों से मशवरा करेंगे, यार मैं किधर इन्वेस्ट करूं, बैंक में पड़ा हुआ है, जाया हो रहा है, क्या कर रहा है, यही वो कर रहे हैं। अब आज से 2 साल पहले वो इंडिया गए थे, $44 बिलियन की उन्होंने वहां पर ऑयल रिफाइनरी बिल्टअप की थी। पाकिस्तान में भी उस तरह करने गए, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए चीप लेबर चाहिए होती है, माहौल चाहिए होता है, और दूसरी बात होती है कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ आप मार्केट में आगे उसको दे सकते हैं। सऊदी अरब का सबसे बड़ा मसला यह है कि गवादर के अंदर वो एक ऑयल रिफाइनरी अगर लगाते हैं तो वह पूरे का पूरा ईरान की धमकी से बाहर हो जाते हैं। ईरान ने जो चाबार की बंदरगाह जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में कहा है ना कि हम ब्लॉकेट कर देंगे, और वो इंटरनेशनल चोक पॉइंट है, उससे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप सऊदी अरब की मजबूरी है, सऊदी अरब आपकी मजबूरी नहीं है इस इन्वेस्टमेंट के मामले के अंदर, तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब बाकी एक बात है कि ईरान के मुकाबले में बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड है। आप अंदाजा कि 1955 में शाह फैसल ने दौरा किया था, फिर 66 में किया था, फिर उसके बाद जो 74 में जो किया है, उसके बाद आप अंदाजा करें किस लेवल की रिलेशनशिप था कि वो दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने बांग्लादेश को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जब तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं कर लिया। हालत ये थी कि बांग्लादेश के हाजियों का जहाज वहां गया था और उन्होंने उसको एंटर नहीं होने दिया था कि बांग्लादेश का झंडे से हम हाजियों को नहीं आने देंगे जब तक आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते हो। तो इस तरह के रिलेशनशिप भी रहे हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ, और मफादात के हिसाब से भी वो चलते हैं। अब ईरान का जहां तक मसला है, ईरान को आपने गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत दूर कर दिया। अब ईरान का सबसे बड़ा मसला जो है वो शिया सुन्नी नहीं है, ईरान का मसला है बलोच इंसर्जेंसी। और वो हमने पहले दिन कहा था ईरान से, उस वक्त मैं वहां सोता था, मैं कहा देखो अगर बलोचों को आपने उठाने की कोशिश की गई और तो बलोच नेशनलिज्म आप तक भी फैलेगी। 1974 में जो आर्मी एक्शन हुआ था वो शाह ईरान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा था कि ये जो बलोचों के अंदर जो पैदा हो रही है, नेशनलिज्म पैदा हो रही है, और बलोचों के अंदर ये इस तरह की जो रूस के साथ मिलकर एक इनकलाब की सूरत पैदा हो रही है, आप इसके एक्शन लो, इसको खत्म करो, वरना मेरे लिए मसला बन जाएगा। और उसके ऑयल फील्ड सारे हैं ही बलोचों के इलाके के अंदर। अब वो बलोच वहां पर एक सप्रेस कौम बनी हुई है, ये हालत है वहां पर। ये इसलिए और यमन का भी मामला जो है वो तो अमेरिका ने शुरू किया था। ओबामा ने जिस वक्त वहां पर अलकायदा के मुकाबले में अपना असला वहां पहुंचाया है और वहां कहा है कि हम लेके जाएंगे, और उसके बाद जब वो निकले हैं तो सारा हौसियों के हाथ में आ गया, और हौसी जो है वो उन्होंने सना के इलाके पे कब्जा कर लिया। उसके बाद वहां से ईरान आ गया, और ये चीज वो अमेरिका खुद चाहता है कि इसकी जो सऊदी अरब जो है उसको अंडर डोरस रखा जाए, अंडर सेट रखा जाए, ताकि उससे ज्यादा पैसा लिया जाए। तो पाकिस्तान सऊदी अरब की भी मजबूरी है और सऊदी अरब पाकिस्तान की भी मजबूरी है, इसलिए इसको बायलैटरल लेवल पे देखना चाहिए और इसी को उसी सतह पे इज्जत और तौकीर के साथ हल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ये जो मुआशी और दिफाई फायदे हैं पाकिस्तान के या सऊदी अरब के, उससे कतई नज़र इस दौरे की एक सिफारती भी इफ्तिखार से बड़ी अहमियत है। जाहिर है इसको अमेरिका भी खास अंदाज में देख रहा होगा, इंडिया भी खास अंदाज में देख रहा है। फिर आप ही ने अभी जिक्र भी किया कि एक तालिबान के एक वफ्द ने भी मुलाकात करने का इम्कान था कि वो भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करें, तो इसकी एक सिफारती अहमियत भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ओरिया ने बहुत तफसीलन इस सारी बात को आपके सामने रख दिया है और उनका एक नुक्ता निगाह है, मैं उसे इख्तलाफ नहीं करता, ठीक है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ वही है जो पहले मैंने अर्ज़ किया कि मैं कोई भी ऐसा मुआहदा किसी के साथ करने को तैयार नहीं जो बाद में मेरी बेबसी की तहरीर बन जाए और मैं उसी तरीके से मुश्किलात में फंस जाऊँ जैसे मैंने रूस के मामले में एक वायदा किया। जब हमारे पे दबाव था कि हम अफवाज दें, हमने नहीं दी, तो मैं समझता हूँ कि हमें उन तरीक़ों को सामने रखते हुए किसी किस्म की भी रिफाइनरीज लगा लेनी चाहिए। अब चाइना का जो रोल है, इम्तियाज़ ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पुट किया कि वो इतने दूर से चक्कर लगा के जो दुनिया की मार्केट में जाएंगे तो शॉर्टकट इनको मिल रहा है। वहाँ पे एक गलती का एहसास हुआ है कि हमने क्या तय किया है, क्या हम राहदारी के पैसे लेंगे, नहीं लेंगे, जो ये सारी की सारे इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट को रीपे कैसे किया जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने कोई तय किया है कि अगर हम इसको रीपे नहीं कर सकते तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे। क्योंकि चाइना की जो सूरत हाल अफ्रीका में रही है और जो श्रीलंका में रही है वो इतनी उसके नतीजे इतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे महसूस किया जा रहा है कि ये फ़ायदा उठा रहा है चाइना अपनी इस पोजीशन का।
तो मैं चाइना के बारे में भी यही राय रखता हूँ कि हमें कोई भी मुआहदा करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि मुआहदा दो हुकूमतों के दरमियान नहीं है कि मतलब 5 साल की एक हुकूमत है और आज वो वहाँ पे वो आ रहे हैं, सुल्तान आ रहे हैं, वो साइन करके चले जाए, कल सुल्तान की जगह कोई और हो, यहाँ पे पाकिस्तान में इमरान की जगह कोई और हो, तो मुआहदे तो ममालिक के दौरान है। ठीक है, आप इसको इमरान की कामयाबी कह सकते हैं कि इमरान पिछले दिनों काफ़ी जा रहा है, मुल्क दर मुल्क जा रहा है, कि मौजूदा जो इक्तिसादी बुरान है पाकिस्तान का उससे वो निकले, लेकिन ये ना हो कि इस इक्तिसादी बुरान से निकल के हम एक और नए इक्तिसादी बुरान में फंस जाएं, जैसे IPP का एक हमने मुआहदा कर लिया और उसके ऐसे बुरान में फंसे कि उसके पैसे देने के लिए हम आज तक कर्जा दर कर्जा ले रहे हैं। तो इन मामला पे भी गौर करना चाहिए। बाकी वो दोस्त है हमारे, वो हमारे बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा कि इसको आप इमरान की कामयाबी, बहुत मोहब्बत है जी, आपने कहा कि ये इमरान की कामयाबी इसको आप कह सकते हैं, मगर उसमें एक और तरफ हमारी तवज्जो खुद नवाज शरीफ साहब ने दिलाई थी। वो कहते हैं कि जिसको आप इम्तियाज़ साहब उन्होंने कहा कि जिसको आप इमरान खान की कामयाबी समझ रहे हैं, ये दरअसल मेरी कामयाबी है, क्योंकि मैंने इसको इनिशिएट किया था और अब ये आकर मैच्योर हुआ है। तो अब जिसकी भी गवर्नमेंट होती ये होना ही था, तो ये इमरान खान का कोई इसमें कमाल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम शख्सियात के चक्कर में फंस गए हैं और शख्सियात जो हैं उनकी तवज्जो अपनी से अलावा कहीं और जाती नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे काम थे जो नवाज़ शरीफ साहब ने आके फीते काटे अपने दौरे हुकूमत में, या शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि शुरू हुए थे पिछली हुकूमत में, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं या और परवेज़ मुशर्रफ का भी कहते हैं। तो इससे हमारी जहनी पस्तगी कह लें या जहनी सतह का भी एक एहसास होता है कि हम एक गैर ज़रूरी बहस में फंसे हुए हैं, बजाय इसके कि ऐसे, और ये वो बातें वो लोग कर रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान में अपने शहर में कोई अस्पताल का कमरा ही नहीं पसंद आ रहा। तो इनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, इस पे खुश होना चाहिए कि अगर ये मुआहदे हो जाते हैं पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा हो जाए। उसमें मैं कोई बात कहना चाह रहा था, अभी बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई है। हाँ, जो चाइना इक्तिसादी राहदारी के हवाले से और गवादर के हवाले से, मेरा एक पाकिस्तानी के तौर पे चीन के हम बहुत मुतशक्कर हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन मैं गिला अपने लोगों से करूँगा कि हमने गवादर का जो एक इक्तिसादी ज़ोन है, खुसूसी इक्तिसादी ज़ोन, वो हमने 43 साल की लीज़ पे दिया है और 43 साल टैक्स फ्री है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसमें चीन से ख़ाम माल आएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी कोई नहीं होगी, वहाँ पे माल तैयार होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, वहीं पे माल तैयार होके पैक होके जहाज़ों में लाद के चला जाएगा। तो यूँ तो उसमें देखें पाकिस्तान को क्या मिलेगा, चंद हज़ार नौकरियाँ जो वहाँ उस इलाके के लोग हैं, उसके नतीजे में हमारी फ़िज़ा ख़राब हो चुकी होगी, हमारे पानी के वसाइल आलूदा हो चुके होंगे, कम हो चुके होंगे, बिजली यहाँ की होगी। तो उसमें मैं ये सोचता रहता हूँ कि चीन को अगर हम ये कह देते कि आप टोटल टैक्स फ्री ना करें, थोड़े से इसमें कुछ हमें माली फ़ायदा भी तो, क्योंकि अब तक देखें अगर यह $22 बिलियन की जो चीन ने सरमायाकारी की है, आज किसी इकोनॉमिस्ट ने अच्छा ये सवाल उठाया कि अगर वाक़ईतन ये सरमायाकारी होती सही, तो फिर आज हमारी ये मईशत जो है इतने गुनागू मुश्किलात से क्यों दो चार होती। बिल्कुल सही। ठीक है जी, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी है जो ओरिया साहब, अगर आप इस पर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें कि चाइना को हमने छूट दी है राहदारी में या टैक्स में, तो और बाकी ममालिक को जो इसका सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको नहीं दी, तो उनके पास भी एक ऑप्शन है कि वो अगर ये छूट अवेल करना चाहते हैं या कुछ रियायत लेना चाहते हैं तो वो वाया चाइना अपना रूट बना लें या उसके ज़रिए से अपना मकसद हासिल कर लें, तो उनको भी यही छूट हासिल हो जाएगी जो हमने चाइना को दे रखी है। तो पाकिस्तान का तो अल्टीमेटली इसमें फिर नुकसान हो रहा होगा। देखें, पहली बात तो ये है कि सिर्फ राहदारी से कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं किया। दुनिया की जो सबसे बड़ी राहदारी है ना अब तक की, वो नहर सुएज है।
$8 अरब साल का वो कमाती है। क्या मिस्र की गुर्बत दूर हो गई है? मिस्र तो वहीं पर खड़ा है। मिस्र की इकोनॉमी क्या दुनिया की बहुत बड़ी ग्लोइंग इकोनॉमी बन गई है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग इकोनॉमी बन गई। दूसरी बड़ी राजदारी जो है वो पनामा की है, जिसने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को मिलाया था। $2 to $3 बिलियन कमाती है कि वो उससे कोलंबिया से अलहदा भी हो गया, छोटा सा मुल्क भी बन गया। इस वक्त गुर्बत बीमारी का शिकार है। सबसे बड़े मलेरिया के मच्छर जो है वो पनामा में पाए जाते हैं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब के कागजात पाए जाते हैं और तो कुछ नहीं पाए जाते। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि आपको तरक्की के लिए कुछ और करना पड़ेगा। आप अंदाजा करें, हमारे यहाँ एक 3 अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पर गुफ्तगू हो रही होती है। वो जी एक तो फॉरेन रेमिटेंसेज हमारे यहाँ बहुत, आप अंदाजा करें, एक लेबनान एक मुल्क है जहाँ 40 लाख लोग रहते हैं, लेकिन उनकी 1 करोड़ 20 लाख की आबादी मुल्क से बाहर है। $20 अरब वो भेजते हैं हर साल रेमिटेंसेज फॉरेन, जो जिसको कहते हैं हमारी बहुत बड़े एसेट है। लेकिन क्या लेबनान से क्या लेबनान जो है वो इस वक्त जापान बन गया? और असल मसला ये है कि आप, और इससे मेरा एक सवाल है, बात सुननी बड़ी सही थी। इफ्तिखार साहब कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं या इख्तिलाफ? मैं खत्म कर लो फिर। इफ्तिखार साहब बिल्कुल ऐड करते हैं। बात बड़ी ठीक थी कि जिस वक्त कर्जों का तूफान आता है ना, तो ये हमेशा होता ही इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्जे दिए जाते हैं। मोटरवे बना लो, मोटरवे के ऊपर तुम्हारी सनतें चलेंगी, तुम्हारा माल बिकेगा, तुम्हारा ये होगा। ओ भाई, तो फैक्ट्रियां होंगी तो मोटरवे पे माल चलेगा ना। आपके ग्रेडिंग और आपकी वैक्सिंग और आपकी पैकिंग तो है नहीं आपकी उसके अंदर एग्रीकल्चर की। आपका माल्टा जो है लोकल मार्केट में रहेगा, आपके उससे नहीं चलेगा। आखिर में होता यह है कि कर्जे के साथ होता यह है कि ये चमकती हुई मोटरवे रह जाती है और कर्जा बाकी रह जाता है। वो जो परकन ने कहा है कन्फेशन ऑफ इस्लामिक हिटमैन, उसको जाके देखे तो किया क्या है इन लोगों ने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे के साथ। फिर उसका लंबी कहानी है, लेकिन उससे मसला यह है कि इकोनॉमी के अंदर अगर सऊदी अरब यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ऑयल पहली दफा आपके यहाँ हो रही है वहां पर। ये ऑयल टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो रिफाइनरी की, जिसमें नेफ्थलीन वाली बिल्टअप करके, और आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं ना, इस कमरे में 90% प्रोडक्ट्स हैं वो तेल से बनती हैं। ये आपकी हर चीज जो आपकी वायर जो है तेल से बनी हुई, आपका जो बाइक जो है उसकी नेफ्थलीन बेस है, सब कुछ है। ये इतनी बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और चंद मुल्कों के पास है, चीन के पास भी नहीं है। ठीक, आपको सहारा देना, आपको लेना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए, चाइना के पास भी इतनी बड़ी रिफाइनरी नहीं है, आगे वो नेफ्थलीन बेस करके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी नहीं है। तो वो इंडिया में वो लग रही थी, वो रोकी हुई है उन्होंने। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने वाकई निकलना है जी। अब इफ्तिखार साहब का पॉइंट जो इफ्तिखार साहब ऐड करना अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा कहा और आप बहुत तजर्बाकार हैं। पाक अरब रिफाइनरी भी एक लगी हुई है यहाँ पे पाकिस्तान में, काफ़ी अरसी पुरानी है। वो भी एक रिफाइनरी ही है, छोटी है या बड़ी है। मुझे ये बताएं कि अगर आप राहदारी से पैसे नहीं लेंगे तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? सिर्फ 43 साल के लिए एक बंदरगाह दे दिया आपने। देखिए, मुझे सवाल का जवाब चाहिए औरिया साहब। देखिए, पहली बात तो है कि रिफाइनरी में और उसके साथ रिलेटेड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिफाइनरी इसलिए लगाई जाती है कि जो वो तो नहीं, ठीक है, वो नहीं सर, वो मैं मान गया। मैं आपकी सारी बात मान गया सर, मैं आपका सारा फलसफा मान गया कि वो रिफाइनरी बहुत पैसा देगी। ओहो, मैंने मान लिया, लेकिन जो मेरी सड़कें हैं जहाँ से गुजर के जाएगी, जो राहदारी मेरा राइट बनती है, क्यों नहीं? वो पैसे जो उनके देने चाहिए। स्वेज में से जो जहाज जाते हैं, स्वेज में से जो जहाज जाते हैं बगैर पैसे दिए जाते हैं। कोई भी क्यों नहीं? बिल्कुल, पैसे मिलते हैं, में से जहाज गुजर के जाते हैं आपको तो हमें क्यों नहीं राहदारी देते हैं? $8 बिलियन। और भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल आपने दिया हुआ है, मतलब इफ्तिखार साहब मुझे नहीं, आपने जितना आपने ली है या नहीं ली है। अमेरिका से तो नहीं ली हमने जी। इसका इल्म करके हमने बात सुने, इस तरह के मामले, इसके मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत दिलचस्पी लें। मुझे आपके सऊदी अरब से मोहब्बत और भाईचारे का बहुत एहसास है, लेकिन मैं चाइना के मामले में भी जानना चाहता हूँ। और ये
जो सऊदी अरब इतना प्यार और मोहब्बत से हमारे पास आके हिंदुस्तान जाएगा परसों, और वहाँ पे वो सारा कुछ हमसे 4 गुना पैसा वहाँ पे दे के आएगा, वो अपनी जगह। लेकिन देखें, मेरे लिए चाइना आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो चाइना का चमचा रहा हूँ बचपन में, और उस चाइना की वजह से मैं गाली खाता रहूँ आपसे कि मैं माओ ज़ेडुंग का बैज लगाता था। लेकिन इसके साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चाइना से हमारा मुआहदा है, इसमें अगर राहदारी के पैसे हमें नहीं मिलने तो हमने मुआहदा किया है, और ये एक और नहीं लगाते थे यार, तो छोड़ो, मैं ये लंबी कहानी है, इस पे नहीं बहस करते। तो अब सवाल है कि हम जो मुआहदे करते हैं, मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ, मुआहदे मेरे मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए। उन मुआहदों से मेरे मुल्क के अवाम की जो बेरोजगारी है वो कम हो, उनकी बदहाली कम हो, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। हाँ, चलें, सही है। मैं आखिरी 5 मिनट है, मैं चाह रहा था जरा पॉलिटिकली थोड़ा सा इसको देखें, ऑपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। मैं लेकिन इससे पहले अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तान को क्या मिला है अब तक सऊदी अरब के साथ इमरान खान की हुकूमत आने के बाद, और क्या मिल रहा है। तो उसमें सबसे पहले जो $3 अरब जो है वो नकद मिले, 3 साल तक के लिए उन्होंने हमारे यहाँ रखवाए। फिर $3 अरब का उधार तेल मिल गया। $10 अरब की मुफाहमत की यादाश्तों पर आप इस दौरे में दस्तखत होने जा रहे हैं। फिर ऑयल रिफाइनरी जो लगने जा रही है, उससे अंदाजा है कि $7 अरब सालाना की बचत होगी पाकिस्तान को। फिर गवादा जो है वो शायद ऐसा होने से गवादा जो है वो खत्ते में तेल साफ करने का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा, और पाकिस्तानियों की वीजा फीस में जो है वो कमी होने का इम्कान है। तो ये तो है वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला है, और सऊदी अरब को जवाब में पाकिस्तान से क्या मिल रहा है, उसमें शायद जो पहले राउंड में खूब कयास आ रही है नहीं कि चमन के मामले में सालिसी का मामला था, वो पाकिस्तान ने कहा कि हम सालिसी करेंगे। फिर दिफाई शोबे में खुसूसन मिसाइल जो प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान की मुआवनत जो है वो सऊदी अरब को चाहिए होगी। फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी और पैसे कमाने के मौके सऊदी अरब को एक ये बेनिफिट हो सकता है। और शायद जो पिछला जब इमरान खान साहब वहां पर गए थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि जमाल खशोगी के जैसे मुतराज़ मामला में पाकिस्तान की हिमायत सऊदी अरब को दरकार है, तो शायद वो अब भी दरकार होगी। तो ये पाकिस्तान से सऊदी अरब को मिल रहा है। तो ये आप एक बैलेंस शीट दे सकते हैं कि किसको किससे क्या मिल रहा है। साहब ये दिया गया कि सऊदी अरब में तो ऑपोजिशन उस तरह से नहीं होती कि जी वहां पर ऑपोजिशन लीडर्स की, ऑपोजिशन के लोगों की इतनी अहमियत नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी अगर ऑपोजिशन के लोग नहीं जाएंगे तो इसको वो सऊदी इसको माइंड नहीं करेंगे या कमी महसूस नहीं करेंगे। ये बहुत गलत बात की है उन्होंने। डेमोक्रेसी नहीं है, खुदा का वास्ता है। का बुनियादी तौर पर प्रेजेंस जो है वो सेरेमोनियल होती है। अपोजिशन की प्रेजेंस जो है वो सेरेमोनियल होती है। उन्होंने 4 खाने होते हैं, बाकी मायदे में ना अपोजिशन लीडर बैठता है ना कोई और बैठता है, वो ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, वो करके खत्म हो जाते हैं। ये इतनी गलत बात की है। आप 4 कबाब नहीं खिला सकते अपने अपोजिशन को, पार्लियामेंट में बैठाया हुआ है, पार्लियामेंट से भी निकालो, फिर सबके पास है। तो वो गलत बात की है इमरान खान साहब को, जिसने भी मशवरा दिया गलत दिया है। ये इसमें हमेशा से होता है। मुझे याद है शाह फैसल जब आया था पहली दफा 1955 में, पाकिस्तान का हर बंदा तकरीबन उससे जाके मिलने आया था। यहाँ तक उनके एक सदर थे वो भी मिलने चले गए थे, उनको भी बुला लिया गया था। जी इफ्तिखार साहब आपकी राय। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, और ये थे और मैं इत्तेफाक करता हूँ इम्तियाज से। ये कोई तरीका नहीं है। और ये कहना कि सऊदी अरब में, भाई सऊदी अरब में जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है, वहाँ पे 1 मैन 1 वोट नहीं है, ऐसी बात तो ना करो तुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब में खुदा के वास्ते जो फ़र्क है उसको रहने दो। यहाँ बादशाहत नहीं है, यहाँ भी जमहूरियत है, और बादशाहत के ख्वाब जो देखे जा रहे हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। माजी में भी कुछ लोगों ने देखे थे, वो भी नाकाम रहे थे। ऐसा ना करो। यस, मन बादशाहत ये है ना कि आप कहते हैं कि हम लोगों को नहीं बुलाते, और मिसाल आप दे रहे हैं सऊदी अरब की। सही है कि क्या क्रेडिट शेयर नहीं करना चाहती इफ्तिखार साहब? हुकूमत चाह रही है कि जो चीजें यहाँ पर आए उसका किसी से क्रेडिट शेयर ना करे, क्योंकि शायद उन्हें ये लगता है कि माफ कीजिएगा मेरे दोस्त माफ करना, जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर उनको नहीं बुलाना चाहते, उसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर PTI के बहुत सारे अरकान मौजूद हैं, तो फिर उनको भी किसी दावत में ना बुलाया जाए। फिर एक बयान जारी कर दिया जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि वो तमाम लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन अगर उन पर मुकदमात हैं या मुकदमात में पेश हो रहे हैं या उन पर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, दे आर नॉट इन्वाइटेड टू बी द गेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। साफ साफ बात करें। जी ओरिया साहब।
जी मैं बिल्कुल ठीक है। मैंने उस वक्त पहले भी मैंने इसी बात को रिटारक किया है कि बुनियादी तौर पर कुछ जगहों पे आपको अपोजिशन की प्रेजेंस जो है उसको साथ लेके चलना पड़ता है, जस्ट टू शो। क्योंकि आप अगर समझते हैं कि आप एक जमहूरी मुल्क हैं तो फिर आप बताओ कि आप वाकई जमहूरी मुल्क हैं, या तो सीधे सीधे फैसला कर करो कि आप जमहूरियत आपके नहीं है। मतलब दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जमहूरियत के बगैर जिंदा हैं, चल भी रहे हैं, बेहतरीन तौर पे आगे चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे चीन उनमें एक एग्जांपल है, और बहुत सारे मुल्क हैं। वैसे भी इसका ताल्लुक सिफारती आदाब से होता है, जमहूरियत या अमरीत से नहीं होता है। ये बात और ना लाइटर नोट कहीं इमरान खान साहब को ये खतरा तो नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ को मिलवाया तो कोई ये डील की बात ना कर लें अपनी, क्या हमें उठा कर ले जाए वहां पर, जैसे उनसे पहले ही डील हो रही है तो उसमें इसमें हो रही डील पहले हो रही है, डील हो चुकी है, बल्कि हो चुकी है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपका, और या मकबूल जान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।